हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू ओम नॉलेज हब। और आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 13 चैप्टर कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट। सो कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। देखो, एलिमेंट्स में 3 टाइप्स होते हैं। एलिमेंट्स में 3 टाइप्स होते हैं। देखो, जैसे मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस। वैसे ही एलिमेंट्स के भी टाइप्स होते हैं। व्हाट रिमाइंड्स बिहाइंड यू कंप्लीट कंबशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, अगर कंप्लीट कंबशन होगा किसी एलिमेंट का तो बिहाइंड में क्या रहेंगे, गैसेस रहेंगे और ऐश रहेगी। You have learned the carbon is a metallic element. You have also learned about its occurrence in nature in the form of some compounds. So हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में क्या देखा कि कार्बन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है और उसके बहुत सारे फॉर्म्स है नेचर में। टेक सम मिल्क. Try this. Take some milk in an evaporating dish. Heat the evaporating dish on a Bunsen burner. What remains behind at the bottom of the evaporating dish on complete evaporation of milk? So उसका जो मिल्क सॉलिड होगा वो जल जाएगा और जो मिल्क सॉलिड का कलर होगा वो ब्लैक ब्लैक होगा और कार्बनिश कुछ है वो। टेक स्मॉल सैंपल्स ऑफ शुगर, वुल, ड्राई लीव्स, हेयर, seeds, split pulses and plastic in separate test tubes. Heat each test tube. Observe the change taking place in the substance. What the black substance remaining in each test tube indicate. देखो, black substance रहेगा हर टेस्ट ट्यूब में तो वो क्या इंडिकेट करेगा, कार्बन को इंडिकेट करेगा। So carbon, the element, is available abundantly in the nature and occurs free as well as in compound state. So जो कार्बन है वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है नेचर में और वो फ्री अवेलेबल होता है कंबाइंड स्टेट्स में। So in this chapter let us study about the properties of non-metallic element carbon. So make list of all substances, objects that you use in daily life from morning till night. Divide those substance into 2 columns in following tables. So सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन का सिंबल क्या है। कार्बन का सिंबल है C। कार्बन का सिंबल है C। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है। देखो, एटॉमिक मास जो होता है वो ज़्यादातर एटॉमिक नंबर के स्क्वायर होता है, डबल होता है। सर, स्क्वायर नहीं होता, डबल होता है। सो एटॉमिक मास है 12। सो अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली 2 4 होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी भी तो 4 होगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 है ऑर्बिट में तो वैलेंसी 4 है। हमने पहले पढ़ा था कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, सो उसकी प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक एलिमेंट। सो जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं उसको इस कॉलम में लिखना है। आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करना, बहुत मज़ा आएगा आपको। मेटेलिक चीज़ें इसमें लिखना, अर्थन और ग्लास मतलब मिट्टी के और ग्लास के ऑब्जेक्ट इसमें लिखना, और अदर ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस इसमें लिखना, या फिर प्लास्टिक, पेपर, क्लॉथ इसमें लिखना। Now look at the list of objects in last column. It contains foodstuffs, clothes, medicine, fuels, wooden objects, etc. Carbon is in common and important constituent of all these substances. देखो, मेडिसिन में कार्बन होता है, क्लोथ्स में कार्बन होता है, फूड स्टफ्स में कार्बन होता है, वुडन ऑब्जेक्ट्स में कार्बन होता है, फ्यूल तो कार्बन से ही बनता है। व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट आर कंपाउंड्स फॉर्म। देखो, कंपाउंड जो होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
मतलब जो कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो मिनरल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स contain carbon. Carbon is the main element in even cellular DNA and RNA that transfer hereditary characteristics from one generation to next। मतलब जो हमारे ब्लड में डीएनए होता है, सेलुलर डीएनए, उसका भी कार्बन मेन एलिमेंट है, सोचो। और जो आरएनए होता है, जो हमारे हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं हमको, उसको वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करने में कार्बन मदद करता है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। जर्मन साइंटिस्ट वोलर synthesized an organic compound from urea from inorganic compound ammonium cyanide। सो जो जर्मन साइंटिस्ट थे वोलर, वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो केमिस्ट थे, जो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं उनको केमिस्ट बोलते हैं, जो फिज़िक्स को स्टडी करते हैं उनको फिजिस्ट कहते हैं। सो केमिस्ट थे, उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था, किससे? An inorganic compound, ammonium cyanide। Ever since then, many organic compounds have been made from inorganic compounds। Carbon was found in the main element in all these compounds। जो organic compounds मिले ना इनको, वो सारे inorganic compounds से बने हुए थे। Carbon was found in the main element of these compounds। ये जो सारे compounds थे उसमें कार्बन मेन एलिमेंट था। Hence organic chemistry is also referred as chemistry of carbon compounds। मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो पूरी की पूरी कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी होती है। Occurrence of carbon। The name of carbon is derived from the Latin word carbo। Carbo mean coal। कोल जो होता है वो कार्बन, कोल में जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है। कार्बन का ही एलोट्रोप कोल है। सो carbon in the free state is found as diamond, graphite and combined state in the following compounds, and carbon dioxide in the form of carbonates such as calcium carbonate, marble, calamine, ZnCO3, fossil fuel like coal, petroleum, natural gas, carbonaceous nutrients like carbohydrates, proteins, fats, natural fibers like cotton, wool and silk। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बोनेट्स से फॉर्म होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, कैलामाइन। और कार्बन किस में और यूज होता है? पेट्रोलियम में, कोल में, नेचुरल गैस में, कार्बोनियस न्यूट्रिएंट्स जैसे होते हैं प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, उसमें भी कार्बन यूज होता है। इन द अर्थ क्रस्ट कार्बन इज प्रेजेंट टू एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.20% अप्रॉक्सीमेटली कार्बन का एक्सटेंट होता है अर्थ के क्रस्ट में, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम। इन एटमॉस्फेयर द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन in the form of carbon dioxide is approximately 0.03%. Some types of plants which grow on ocean floor convert carbon into marine water into calcium carbonate। जो
प्लांट्स होते हैं ओशन फ्लोर पे, वो कार्बन को, जो कार्बन होता है मरीन वाटर में, उसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में सबसे पहले आता है एलोट्रोपिक नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रोपी क्या है, एलोट्रोपी चीज क्या है। एलोट्रोपी क्या होती है? सम एलिमेंट्स ऑकर्स इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म, मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में मोर देन वन फॉर्म में पाए जाते हैं, ज़्यादा वन से ज़्यादा, एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स आर सेम, मतलब वो जो अलग अलग उनके फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। इसी फिनोमेन को या फिर इसी प्रॉपर्टी को एलोट्रोपी कहा जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रोपी, लाइक कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आल्सो एग्जिबिट एलोट्रोपी। और सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज रेगुलर एंड डिफाइनाइट स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसमें रेगुलर और डिफाइनाइट अरेंजमेंट होती है एटम्स की। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उसके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। दे हैव, वो ज़्यादातर जल्दी मेल्ट होते नहीं। और क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, उसके डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, मतलब वो फाइनाइट होते हैं। शार्प एजेस एंड प्लेन सरफेसेस। कार्बन हैज़ 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। उसके कौन से क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है? डायमंड, देखो डायमंड, ग्राफाइट और फ्लूरिन। सबसे पहले देखेंगे हम डायमंड। डायमंड्स आर फाउंड इन इंडिया मेनली इन गोवलकोंडा, कर्नाटक। जो कर्नाटक स्टेट है उसमें गोवलकोंडा रीजन है वहाँ पे, और मध्य प्रदेश स्टेट के पन्ना रीजन में सबसे ज़्यादा डायमंड मेनली इंडिया में फाउंड किए जाते हैं। डायमंड्स आर आल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया एंड अमेरिका। सो स्ट्रक्चर इन डायमंड, every carbon atom is bonded to 4 neighboring atoms by covalent bonds। मतलब एटम के डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर कार्बन एटम उसके पास वाले 4 एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ड्यू टू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, देखो ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, डायमंड बिकम वेरी हार्ड। प्रॉपर्टीज, a brilliant and pure diamond is the hardest natural substance। जो प्योर डायमंड होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 3500 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का। और when a diamond is heated 800 degrees Celsius in presence of oxygen, CO2 is given away. In this process no other product besides CO2 is formed। मतलब अगर आप डायमंड को 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपका जो डायमंड होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा, उसमें से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आपका डायमंड का खर्चा पूरा वेस्ट हो जाएगा, आप घाटे में चला जाओगे। डायमंड डज नॉट डिजोल्व इन एनी सॉल्वेंट, मतलब जो डायमंड होता है वो किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता। एसिड बेसिस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड, जो एसिड और बेसिस होते हैं वो डायमंड पे कोई इफेक्ट नहीं करते। और डायमंड्स हैव बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसकी वजह से? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और पीप इनटू द पास्ट, वंस अपॉन टाइम इंडिया वाज फेमस फॉर द कोहिनूर डायमंड। This diamond was founded in 13th century in mine at Guntur, Andhra Pradesh. Its weight was 186 carats। मतलब हमारा इंडिया कोहिनूर डायमंड के लिए फेमस था। वो डायमंड 13th सेंचुरी में
गुंटूर आंध्र प्रदेश में पाया गया था। उसका वेट 186 कैरेट था। और ये डायमंड अभी ग्रेट ब्रिटेन की क्वीन के क्राउन में है, ऐसा माना जाता है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए थे तब वो कोहिनूर लेके गए थे। डायमंड्स आर यूज्ड इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन्स। देखो डायमंड कितना सॉलिड और कितना टफ होता होगा, क्योंकि वो रॉक ड्रिलिंग मशीन्स में यूज़ होता है। डायमंड्स आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। हम ज़्यादातर डायमंड्स को ऑर्नामेंट्स में यूज़ होते देखते हैं ना, वो ज़्यादा कॉमन है। जैसे डायमंड की रिंग्स होती है, ब्रेसलेट्स होते हैं, नेकलेसेस होते हैं, वो ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स में या फिर ज्वेलरी में यूज़ होता है। डायमंड नाइव्स आर यूज्ड इन आई सर्जरी। देखो डायमंड के जो स्कैल्पल और नाइव्स होते हैं वो आई की सर्जरी के लिए, क्योंकि आई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसकी सर्जरी परफेक्ट होने के लिए डायमंड बराबर है, डायमंड एकदम परफेक्ट है उसके लिए। डायमंड इज यूज टू मेक विंडोज गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मतलब डायमंड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजते हैं हम स्पेस में, उनके जो विंडोज़ होते हैं उनको रेडिएशन से प्रोटेक्शन कर देने के लिए डायमंड उनमें विंडोज़ में यूज़ किया जाता है। ग्राफाइट इज़ फाउंड इन द नेचुरल स्टेट इन रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया। मतलब ग्राफाइट नेचुरल स्टेट में रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया में पाया जाता है। द लीड यूज्ड इन पेंसिल इज़ मेड बाय मिक्सिंग ग्राफाइट विथ क्ले। मतलब जो पेंसिल में जो लीड होती है, पेंसिल के अंदर जो लीड होती है वो क्ले को ग्राफाइट के साथ मिक्स करने के बाद बनती है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय निकोलस जैकस कॉन्टे इन 1795। इतनी पुरानी है पेंसिल। स्ट्रक्चर, एवरी कार्बन एटम इन ग्राफाइट इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन सच वे दैट हेक्सागोनल लेयर इज फॉर्म। मतलब एवरी कार्बन एटम ग्राफाइट से बॉन्डेड किया जाता है 3 अदर कार्बन एटम से, ऐसे वे में कि एक हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बन जाए। देखो हेक्सागोनल लेयर दिख रहा है, ये हेक्सागोन है ये। ग्राफाइट क्रिस्टल मेड ऑफ मेनी शीट्स और लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब जो ग्राफाइट क्रिस्टल होता है वो मेनी शीट्स और लेयर्स से बनता है कार्बन एटम्स के। दिस लेयर स्लिप ओवर ईच अदर ऑन अप्लाइंग प्रेशर। मतलब ये लेयर्स स्लिप करते हैं किस पे, एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई करने के बाद। वन लेयर ऑफ ग्राफाइट इज कॉल्ड ग्राफीन apparatus। देखो इस एक्सपेरिमेंट में ट्राई दिस दिया गया है, इस एक्सपेरिमेंट में हमें apparatus चाहिए, पेंसिल, इलेक्ट्रिकल वायर्स, बैटरी और सेल, स्मॉल बल्ब, वाटर, केरोसिन, टेस्ट ट्यूब्स, लीड पेंसिल एक्सेट्रा। तो प्रोसीजर क्या है इसका, रिमूव द लीड फ्रॉम अ पेंसिल एंड फील इट विथ योर फिंगर्स। व्हाट इज कलर इट इज़, इसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा और वो सॉफ्ट और स्लिपरी होगी। ट्राई इट इज़ ब्रेक द लीड इन योर हैंड। जो लीड होती है पेंसिल की वो ग्राफाइट से बनती है। ग्राफाइट होता है ब्रिटल, तो लीड भी होती है ब्रिटल, वो जल्दी टूट जाती है, इसलिए हमें बार बार पेंसिल को शार्प करना पड़ता है। टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, टेक सम केरोसिन इन अ टेस्ट ट्यूब, पुट लीड डस्ट इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स, व्हाट डिड यू फाइंड। जो केरोसिन होता है उस खुद में कार्बन होता है, तो वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा लीड के साथ, क्योंकि ग्राफाइट कार्बन का एलोट्रोप है। सो ग्राफाइट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट फाउंड इन नेचर इज ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी। जो नेचर में ग्राफाइट पाया जाता है वो ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है और थोड़ा ब्रिटल भी होता है, कमज़ोर होता है। इनसाइड ईच लेयर ऑफ ग्राफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कंटिन्यूसली विथ एंटायर लेयर। देखो जिस एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो दैट इज वाई ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं इंटायर लेयर में। ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर ग्राफाइट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पेपर। द डेंसिटी ऑफ ग्राफाइट इज 1.9 to 2.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ग्राफाइट डज नॉट डिजॉल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट्स। मतलब जो ग्राफाइट होता है वो ज़्यादातर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं करता।
यूज़ ऑफ ग्राफाइट, ग्राफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट्स, मतलब जो ग्राफाइट है वो लुब्रिकेंट्स, जो ऑयल लुब्रिकेंट्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स मतलब क्या, जो फ्रिक्शन होने से रोकते हैं उसे, उन्हें लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, जो लुब्रिकेट करते हैं उस सरफेस को, फ्रिक्शंस को रोकते हैं। ग्राफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्ब इलेक्ट्रोड्स, ग्राफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स बनाने में ग्राफाइट काम आता है। ग्राफाइट इज यूज्ड पेंसिल फॉर राइटिंग, इन पेंसिल्स फॉर राइटिंग, पेंसिल्स में राइटिंग के लिए ग्राफाइट यूज़ किया जाता है। ग्राफाइट इज यूज्ड इन पेंट्स एंड पॉलिश, पॉलिश और पेंट्स में भी ग्राफाइट यूज़ किया जाता है। ग्राफाइट इज यूज्ड इन आर्क लैम्प्स विच गिव अ वेरी ब्राइट लाइट, आर्क लैम्प्स होते हैं, जो आर्क एक लैम्प्स का प्रकार होता है आर्क लैम्प्स, उसमें वेरी ब्राइट लाइट देने के लिए ग्राफाइट का यूज़ किया जाता है। और थर्ड एलोट्रोप है कार्बन का, फ्लोरीन, फ्लोरीन एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज रेयरली फाउंड इन नेचर, इट इज़ फाउंड इन सूट एंड इंटरसेलर स्पेस, मतलब ये सूट में पाया जाता है, सूट और इंटरसेलर स्पेस में पाया जाता है, और ये रेयरली नेचर में पाया जाता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरीन इज बंकमिस्टर फ्लोरीन C16. This allotrope of carbon is named fluorine after architect Richard Buckminster Fuller because the structure of C16 resembles the structure of geodesic dome he designed, मतलब जो उन्होंने जियोडेसिक डोम डिज़ाइन किया था उसका, और जो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है, देखो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है वो सेम है, इसलिए उनके नाम पर बंकमिस्टर फ्लोरीन नाम से इस एलिमेंट को नेम दिया गया है। हेलरोड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल एंड रिचर्ड स्मॉली was given the Nobel Prize in Chemistry in 1996 for discovery of carbon allotrope fluorine C16. So C16, C17, C76, C82 and C86 are other examples of fluorine. Their molecules occur in small number in soot. देखो सूट का जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ ऐसा होता है, प्रॉपर्टीज देखो अभी हम फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स और बकी ट्यूब्स। देखो बकी ट्यूब्स देखे हमने, देखो ये बकी ट्यूब्स है, ये बकी ट्यूब्स है और ये बकी बॉल्स है। इनके फॉर्म में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। देयर आर 30 to 900 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन, मतलब एक फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में 30 to 900 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। फ्लोरीन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोबेंजीन, मतलब जो फ्लोरीन्स होता है वो सोल्यूबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोबेंजीन। फ्लोरीन्स आर यूज्ड एज इंसुलेटर्स, फ्लोरीन्स की यूजेस देख रहे हैं हम, फ्लोरीन्स आर यूज एज इंसुलेटर, मतलब करंट को पास होने से रोकते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन्स आर यूज्ड एज कैटलाइस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन में कैटलाइस्ट के तरह यूज़ किया जाता है फ्लोरीन। एट अ सर्टेन टेम्परेचर फ्लोरीन एक्सिबिट सुपर कंडक्टिविटी, एक टेम्परेचर पे जाने के बाद फ्लोरीन सुपर कंडक्टिविटी पजेस करता है। अब हम देखेंगे, हमने क्रिस्टलाइन देख लिया, अब नॉन क्रिस्टलाइन देखेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म्स। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन अ फॉर्म इज नॉट रेगुलर, कोल कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले देखेंगे हम कोल। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन इट। देखो कोल एक फॉसिल फ्यूल है, कोल से ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है।
इट कंटेन्स कार्बन, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आल्सो, मतलब उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी होता है। इट ऑकर्स इन द सॉलिड स्टेट। इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, उसके 4 टाइप्स होते हैं कोल के। फर्स्ट टाइप है पिट। द फॉर्मेशन ऑफ पिट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। जो पिट का फॉर्मेशन होता है वो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन होता है कोल का। इट कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड लेस देन 60% ऑफ कार्बन। उसमें ज़्यादातर पानी होता है और 60% से कम कार्बन होता है। देयरफॉर नॉट मच हीट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिट। पिट को बर्न करने के बाद ज़्यादा हीट नहीं मिलती। लिग्नाइट। पिट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिग्नाइट ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर। अगर पिट पे ज़्यादा प्रेशर दोगे तो वो लिग्नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इंक्रीज्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ के क्रस्ट के अंदर। इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ कार्बन। लिग्नाइट इज द सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। और हम अगला देखेंगे बिटुमिनस कॉइल। देखो पिट ऐसा दिखता है, लिग्नाइट ऐसा दिखता है, बिटुमिनस कोल ऐसा दिखता है। बिटुमिनस कोल वॉज formed as third step of formation of coal. It contains 70 to 90% of carbon. इसमें 70 to 90% कार्बन होता है और वो थर्ड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कोल का, बिटुमिनस कोल। एंथ्रासाइट। देखो एंथ्रासाइट ऐसा दिखता है। एंथ्रासाइट इज ऑल्सो नोन एज प्योर फॉर्म ऑफ कोल। दिस कोल इज हार्ड, कंटेन्स about 90% ऑफ कोल कार्बन। इस कोल में 95% ऑफ कार्बन होता है। चारकोल, ये सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्म है कोल का, चारकोल। द चारकोल इज द मेड ऑफ फ्रॉम एनिमल्स, इज मेड फ्रॉम द बोन, देयर बोन्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड चारकोल मेड फ्रॉम प्लांट्स इज फॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ वुड इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। ये अर्थ के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स या फिर हॉर्न्स से बनाया जाता है अर्थ के अंदर। और अनदर हैंड ये जब प्लांट्स की वुड होते हैं वो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में जलते हैं तो वो उसको उनका कोयला बनता है। यही कोयला चारकोल होता है। यूजेस ऑफ कोल। कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। कोल को एज फ्यूल यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज और होम्स में। कुछ जगहों पे अभी तक कोल पे खाना बनता है और फैक्ट्रीज में भी फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। कोल इज़ यूज टू ऑब्टेन कोक, कोल गैस एंड कोल टार। कोल को कोल गैस और कोल टार और कोक को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोल इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था ना, थर्मल पावर प्लांट्स में कोल को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चारकोल इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन। चारकोल इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब थर्ड देखेंगे हम कोक। द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल, इट्स कॉल्ड कोक। देखो कोक ऐसे दिखता है, बहुत डार्क होता है कोक। कोक का कलर देखो कितना डार्क है। द यूज ऑफ कोक। Used it as domestic fuel. Coke is used as reducing agent. Coke is used in production of aeriform fuel such as water gas, CO plus H2O, and producer gas CO plus H2 plus CO2 plus N2. हाइड्रोकार्बन्स। देखो ये हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स along with carbon. The element hydrogen is also included in most organic compounds. The compounds formed from only carbon and hydrogen are called basic organic compound. These are also hydrocarbons. मतलब जो एलिमेंट हाइड्रोजन है वो इंक्लूड किया जाता है मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ। जो कंपाउंड है हाइड्रोजन और कार्बन वो फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनाए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, बेसिक ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स. सो दिस आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन carbon is 2,4. If 4 electrons are added to the second orbit of carbon, its octet becomes complete, and this electronic configuration becomes stable. Like that, the nearest inert gases has neon to it. Therefore, the valency of carbon is 4. However, this occurs by sharing electrons rather than give and take electrons. In other words, a carbon atom has formed 4 covalent bonds in other carbon atoms and different elements. So कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4. सो द 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें वो एडेड टू सेकेंड ऑर्बिट, अगर और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके सेकेंड ऑर्बिट में कार्बन के ऐड किए जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम स्टेबल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन जाएगा. जैसे कि नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन का है 2,8, उसका 2,8 हो जाएगा. देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, मतलब उसकी वैलेंसी क्या है 4 है. हाउएवर दिस ऑकर्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन रादर देन अ गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह लिया जाएगा rather than give and take of electrons. In other hands, carbon atom can form 4 covalent bonds with other carbon atoms and atoms of different elements. जो कार्बन है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, अदर कार्बन एटम्स के साथ या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स एटम के साथ. When carbon atoms share 1 electron each with 4 hydrogen atoms and forms 4 CH bonds, a methane CH4 molecule is formed. देखो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले क्या आया, मीथेन आया. देखो CH4, ये देखो स्ट्रक्चर है मीथेन का. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. कोवलेंट कंपाउंड्स. Properties of covalent compounds. Covalent compounds have low melting points and boiling points. Generally, they are insoluble in water and soluble in organic solvents. They are poor conductors of heat and electricity. Saturated, unsaturated hydrocarbons. इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स क्या है, उसके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. जनरली वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब हम देखेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और कार्बन एटम एक्सिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक. A carbon atom exhibits a characteristic property. It can form a chain of carbon atoms by forming covalent bonds with other carbon atoms. मतलब एक कार्बन एटम एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर सकता है या फिर दे सकता है. It can form a chain of carbon atoms by forming covalent bonds with other carbon atoms. मतलब एक चेन बना सकता है कार्बन एटम्स की by performing covalent bonds with other carbon atoms. The hydrocarbons having only single bonds between carbon atoms and called saturated hydrocarbons. जो हाइड्रोकार्बन्स के पास only single bonds है between carbon atoms are called saturated hydrocarbons. For example, ethane C2H6 which is CH3 और प्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. Some hydrocarbons a multiple bond between 2 carbon atoms. A multiple bond can be double bond or triple bond. Hydrocarbons having at least one multiple bond are unsaturated hydrocarbons. For example, ethane H2C double bond CH2, ethyne HC triple bond CH, और प्रोपीन
CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपाइन, CH3 single bond C triple bond CH. Does an electric charge form on atoms when a covalent bond is formed between them? Why is a single bond between two carbon atoms strong and stable? मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज परफॉर्म किया जाए कोवलेंट बॉन्ड्स में तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर स्पेस होता है मूव करने के लिए, इसलिए वो अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन में हम देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। देखो यहाँ पे 3 कॉनिकल फ्लास्क लेने हैं, एक स्टेयर लेना है, केमिकल्स क्या लेने हैं, वाटर, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, कोल पाउडर एक्सेट्रा। प्रोसीजर क्या है? टेक 3 conical flask and take cooking oil, water and kerosene respectively in each. Add half a spoonful of coal and powder in each of the conical flasks and stir with help of stirrer. Observe the mixture in 3 conical flasks. मतलब 3 conical flask लेने हैं, उसमें सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालना है, वाटर डालना है और केरोसिन डालना है अलग अलग फ्लास्क में, और उसमें हाफ स्पून फुल ऑफ कोल पाउडर डालना है सब कोनिकल फ्लास्क में और उसे स्टेयर करना है। सबसे ज़्यादा किस में कोल पाउडर ये होगा मिक्स होगा? देखो हमें पता है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सो वाटर में सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद होगा केरोसिन में, उसके बाद होगा कुकिंग ऑयल में। इन विच ऑफ द सॉल्वेंट वाटर, केरोसिन एंड कुकिंग ऑयल डज कोल पाउडर डिजॉल्व? देखो वाटर में मेरे को लगता है डिजॉल्व हो सकता है, आप परफॉर्म करके देख लो, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। बहुत इजी है, सब मिलता है, ये वाटर मिलता है, केरोसिन मिलता है, कुकिंग ऑयल भी मिलता है और कोल पाउडर जो कोयला रहता है उसका पाउडर रहता है। व्हाट इन्फ्रेंस विल यू ड्रॉ अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन? देखो इस वीडियो में इतना ही, अगर मैंने इसको वीडियो को ज़्यादा बड़ा बना दिया तो इतना समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको बैक लेके देख सकते हैं, वापस 1-2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी डालूंगा, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर कुछ सजेशन देना है तो कमेंट कीजिए। और मिलता हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।